नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, यह वीडियो विशेषकर 7वीं चरण संबंधित है, यानी बिहार में जो प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक जो शिक्षक की बहाली स्टार्ट होने वाली है उस संबंधित है। कुछ आज मैं विशेष बिंदुओं को लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर आप 7वीं चरण से संबंधित यानी बिहार में जो शिक्षक की बहाली प्रारंभ होने वाली है इससे संबंधित आप जानकारी या फिर उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा मत देखें। समय वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं जो है स्पष्ट बात करता हूँ। साथियों, कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक और मैं बात जिक्र करके बता दूं, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जितने भी एनालाइज मैं लेकर आया हूं काफ़ी रिसर्च करने के बाद लेकर आया हूं, इसलिए एक एक पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, ऑलरेडी मैं लेके बैठा हुआ हूं तो थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। देखिए, योग्यता के बारे में नॉलेज मैं पहले दे दूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, योग्यता आप इंडिया के किसी भी कोने से करें, नो प्रॉब्लम। 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, नो प्रॉब्लम। आप कहीं से भी पढ़े हैं, आपको इसमें मौका मिलेगा। अब इसमें मौका मिलने के लिए क्या क्या और आवश्यकताएं हैं डॉक्यूमेंट की, इसको एक एक करके हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहीं इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट इधर उधर हुआ तो फिर आप चयन प्रक्रिया से तो ऐसे ही बाहर हो जाइएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहाली आने में अभी भी थोड़ा सा वक्त है। अगर डॉक्यूमेंट संबंधित की कोई भी समस्या अगर है तो तुरंत इसे सॉल्व कीजिए। मैं बार बार एक जिक्र करता हूं, पहले भी वीडियो के माध्यम से मैंने जिक्र किया है, बहाली आपको जॉब देने के लिए नहीं लाया जाता है, आपको छांटने के लिए लाया जाता है। आप उसके काबिल हैं या नहीं ये प्रूफ करना पड़ता है आपको। ऐसे ही बहाली नहीं मिलती है, तो बहाली के लिए आपको प्रूफ करना होगा। वो एक एक पॉइंट को नोट करेगा, एक एक पॉइंट को देखेगा, उसमें थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम मतलब उसके नज़र में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो आपको आउट, वो बिल्कुल भी डिफ़ॉल्ट तो खोजेगा ही नहीं हो। इसलिए हमें पहले ही से तैयार रहना है। सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट में नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बनाए हैं, जिसमें जाति लिखा जाता है ना, आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, ये आपके मैट्रिक, ग्रेजुएशन जरूर इंक्लूड रहते हैं, ठीक ना। तो नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फादर्स नेम में नहीं होना चाहिए, मदर्स नेम में नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि मार्कशीट के अलावा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। देखिए, सर्टिफिकेट ये होता है कि एक तो सर्टिफिकेट मिलता है, एक प्रोविजनल होता है। ऑलरेडी प्रोविजनल अप्लाई करेंगे, प्रोविजनल को मान्य रखा गया है। बहुत सारे ऐसे केस में देखा जाता है कि प्रोविजनल को वैलिड नहीं किया जाता है, लेकिन बिहार में जो बहाली प्रारंभ होने वाली है इसमें प्रोविजनल को वैलिड रखा गया है, इसलिए डोंट वरी। आगे चलते हैं। 12th में भी सेम प्रोसेस, ग्रेजुएशन में भी सेम प्रोसेस और पीजी में भी सेम प्रोसेस, बीएड में भी सेम प्रोसेस। बीएड में एक बात ध्यान रखिएगा जरूर। देखिए, बीएड में पहली बात एकदम दिमाग में स्पष्ट रखिएगा कि हमारा जो कॉलेज है वो क्या एनसीटीई से अप्रूव है कि नहीं, इसको ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। आगे चल के कहीं आपको दिक्कत ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहीं थर्ड पार्टी के थ्रू आपने सर्टिफिकेट लिया है और फिर आपको गलत सर्टिफिकेट दे दिया गया, सब कुछ सही होने के बाद भी जाके आप पर डिफ़ॉल्ट केस लग जाएगा, आप जेल चले जाइएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल। फॉल्ट कीजिएगा, डेफिनेट है समाज से इज्जत भी जाएगा, नौकरी भी जाएगा और जेल भी जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। साथ में एस्टेट, बीटेट, सीटेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल दिमाग में बैठा लीजिएगा, ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है ओरिजिनल। बहुत सारे छठे चरण में ऐसे भी अभ्यर्थी थे, बहुत सारे पुराने अभ्यर्थी हैं जो दूसरे के नाम को सर्टिफिकेट में अपने नाम बनाकर, अपना नाम बनाकर स्कैन सर्टिफिकेट को लाकर सबमिट कर दिया और सबमिट करके जॉब कर रहे हैं। क्या उन्हें लगता है कि वो जॉब कर पाएंगे? निगरानी विभाग ऑलरेडी जांच में लगी हुई है, जिस दिन वो पकड़े जाएंगे उस दिन बेइज्जत होकर जाएंगे, ठीक ना। इसलिए मैं कहता हूं, नौकरी मत कीजिए वैसा जिसमें डिफॉल्ट हो। आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल रहना चाहिए। और मैं उन तमाम अभ्यर्थियों से ज़रूर अपील करूंगा कि जहां भी आप फोटो स्टेट करवाते हैं, स्कैनिंग करवाते हैं, ठीक ना, बहुत ही जेन्युइन पर्सन के पास जाके करवाइए, ताकि आपके सर्टिफिकेट का गलत यूज ना हो। ये बात लिख कर रखिएगा, 7 फेज में बहुत सारे जाली सर्टिफिकेट वाले आएंगे, डेफिनेट है आएंगे, स्कैन करके। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि छठे चरण में मैंने देखा है अपनी आंखों से, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं।
ये तो एकेडमी संबंधित जितनी है आपको नॉलेज मैंने दिया। नॉन एकेडमी में क्या क्या चाहिए उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। नॉन एकेडमी में पहले चाहिए निवास। बात बैठा लीजिएगा कि निवास होना कंपलसरी है, निवास के साथ साथ जाति होना कंपलसरी है, ठीक ना। जाति, आय, क्रीमी लेयर, जिन अभ्यर्थियों का क्रीमी लेयर लगता है वो क्रीमी लेयर बनवाएंगे, जिनका नहीं लगता है नहीं बनवाइएगा। एक और बात मैं इसमें शामिल करना चाहता हूं, दिव्यांग अभ्यर्थी हमारे जो हैं, जो दिव्यांग हमारे साथी हैं, वो साथी जो है वो बहुत सारे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के छठे चरण में भी नियोजन इकाई के कुछ 60 गार्ड से जॉब ले लिए। 7वें चरण में ये भूल मत कीजिएगा। 7वें चरण में बिल्कुल आपका कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, सारे पावर ऑफ टर्निंग अधिकारियों के पास रहेगा। एक अधिकारी बैठकर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करेंगे, कम से कम 7-8 की टीम बनेगी, 7-8 की निगरानी में आप वहां पर प्रेजेंट रहिएगा। हर एक पहलुओं को वहां पर जांचा जाएगा, उसके बाद ही आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो भूल से भी दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी करने का कोशिश मत कीजिएगा। मैं पहले ही आगाह कर दे रहा हूं, बाकी आगे आपकी मर्जी। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए मैं बताना चाहूंगा, उनके लिए भी जाति की आवश्यकता पड़ती है, तो भी जाति बनवा लेंगे, निवास बनवा लेंगे, आय बनवा लेंगे। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब बनवाएंगे ये भी ध्यान में रखिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी मत बनवाइएगा, रिसेंट नहीं, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल जब प्रारंभ होता है उस समय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाइएगा। इससे होता यह है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। अगर अभी बनवा लीजिएगा रिसेंट में तो होगा यूं कि 31 मार्च के बाद फिर से वो खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो बनवाइएगा तो 1 अप्रैल, याद रखिएगा इस बात को। अब बात कर लेते हैं सीटेट। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी मेरे साथियों कि सीटेट में करीबन 1 लाख अभ्यर्थी अनुमानतः पास होने की बात हो रही है, लेकिन इसे पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। न्यू स्टूडेंट मैक्सिमम क्वालिफाई करेंगे ना तो 30 से 40 हजार जो न्यू स्टूडेंट है। बाकी जो आपको दिखाई दे रहे हैं 60,000 65,000 वो पुराने ही वाले स्टूडेंट हैं। वो स्टूडेंट अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अभी बहुत तेज़ी से एक नॉलेज को हम लोग रखे हुए हैं कि हमारा मेरिट जो बनेगा 60-40 पर बनेगा, और बिल्कुल हम इसकी पुष्टि करते हैं कि जो भी बनेगा रेशियो के ही अंदर बनेगा। अब 60-40 बनेगा, आगे पीछे होगा, ये तो जब नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो एजेंसी लेगा, शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश पर जो तय किया जाएगा उसी का कोऑर्डिनेशन मिलेगा आपको, ठीक ना। तो एक ये बात सुनने को आई और ये बात सही भी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय अभ्यर्थी जो 60,000 हैं सबके सब अपने नंबर को बढ़ाने के लिए दिए थे, ठीक ना। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है कि बार 1.5 लाख स्टूडेंट आ गए, ऐसा नहीं होता है मेरे साथियों। ये बात लिख कर रख लीजिएगा कि सीटेट में भरा जाता है 35 से 40 लाख फॉर्म और निकलते हैं 3 से 4 लाख, इससे ज्यादा नहीं। साथ ही साथ मैं अगला वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करके मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ प्रमाणित सबूत के साथ में रखूंगा। थोड़ा सा मुझे समय लगेगा क्योंकि मैं एनालाइज में लगा हुआ हूं। जब तक मेरी अपनी सहूलियत नहीं बन जाती है तब तक मैं वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास नहीं करता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक योग्य पर्सन है। मेरा जो वीडियो वॉच करते हैं जितने भी अभ्यर्थी एक पढ़े लिखे पर्सन वॉच करते हैं। मैं आपको बलगड़ाने का कार्य नहीं कर सकता। कोई आप छोटे बच्चे नहीं है कि मैं जो कह दूंगा वही विश्वसनीयता में आ जाएगी। मुझे बहुत सोच समझ के आपके सामने कोई डाटा लाना पड़ता है। तो मैं जब तक पूरी तरीके से अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा कि मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वह सत्य है कि नहीं है, तब तक मैं आपके सामने नहीं आता हूं। आइए साथियों, सीटेट में एक बहुत ही अहम प्रश्न उठता है कि क्या मतलब पासिंग नंबर क्या होगा जिसमें हम लोग 7वीं चरण में अपने आप को प्रेजेंट समझेंगे। तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि 7वीं चरण बहाली यानी बिहार शिक्षक बहाली में सीटेट का जो कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट वैलिड है वो अलग होता है, जनरल वाइज अलग होता है। तो एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहली बात है कि महिला, बस थोड़ा सा समय लेंगे, महिला माफ कीजिएगा, महिला जनरल हो चाहे ओबीसी हो, 82 नंबर्स क्वालिफाई है, 82 अंक के साथ वह पास है। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बहना, 82 अंक अगर आपके पास है, आप जनरल में हैं चाहे ओबीसी में हैं, आप क्वालिफाई हैं, आपको 7वें चरण में मौका मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं रखिएगा। साथ ही साथ वह बहना मेरी जो एसटी एससी और दिव्यांग है उनको 75 नंबर यानी 75 मार्क्स अनिवार्य है।
74 होगा, नहीं मौका मिलेगा। 75 है, बिल्कुल मिलेगा। 76 है, बिल्कुल मिलेगा। 80 है, बिल्कुल मिलेगा। इसलिए बिल्कुल इस बात से आप सहमत रहिए कि आपको नियोजन में मौका मिलेगा। पुरुष हमारे जो भाई बंधु हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जनरल से जो भी हैं उनको 90 नंबर लाना अनिवार्य है। जनरल और ईडब्ल्यूएस बहुत जोर शोर से अपनी मांग को रख रहे हैं कि मुझे भी 5% की छूट दी जाए। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस नियमावली में तो यह प्रावधान नहीं के बराबर दिखाई दे रहा है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ना कर दे। देखिए, बिहार में मैक्सिमम यही देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का दिशा निर्देश इस पर जल्दी लागू हो जाता है। जैसे में महंगाई भत्ता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बढ़ेगा, ऐसे ही तुरंत बिहार गवर्नमेंट में भी उसको बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए ज़्यादातर जो फॉलो किया जाता है बिहार में रूल रेगुलेशन, वो सेंट्रल का किया जाता है। तो जब तक सेंट्रल इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा तब तक बिहार में होने की संभावना बहुत कम है। तो इसमें बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। ऐसा बिल्कुल अपने आप को निराश नहीं सोचना है, ठीक। अगर जिन अभ्यर्थियों का नंबर कम आ रहा है वो फिर से प्रयास करें। देखिए, बहाली बिहार में आती रहेंगी, समाप्त होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे आप मामला जानते ही, एक 80,000 जैसे शिक्षक हैं उनका केस पेंडिंग में है। कहीं ऐसा ना हो कि हाई कोर्ट के आदेश पर उन सबको निलंबित कर दिया जाए, फिर से 80,000 सीट खाली हो जाएंगे। 8वीं चरण आएंगी, फिर मौका दे दिया जाएगा। देखिए भाई, हम तो एकदम इसके सख्त खिलाफ हैं कि जो गलत डिग्री के द्वारा गलत तरीके से जाकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो बिल्कुल ही शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है। आप जेन्युइन तरीके से आइए, आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए। जब आपके अंदर काबिलियत ही नहीं है तो आप शिक्षक किस लायक रहिएगा। अब ऐसे शिक्षक शिक्षा देने के योग्य भी नहीं है, अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ बलगड़ाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे आने वाले भविष्य हैं उनका भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं कि अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो ये सराहनीय कार्रवाई होगी। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या सीटेट को इस जो रिसेंट सीटेट का रिजल्ट आने वाला है, क्या इसको सम्मिलित किया जाएगा। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा मेरे साथियों कि नोटिफिकेशन से पहले जो भी रिजल्ट आ जाए वो सारे के सारे वैलिड होते हैं। बात समझ में आ गई? दिमाग में ये कन्फ्यूज़न मत पालिएगा नोटिफिकेशन से पहले। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी जो पुराने हैं, जिनका मेरिट मेगा अंक कम बन रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि कम से कम नोटिफिकेशन पहले आ जाए कि सीटेट का रिजल्ट जब बाद में आएगा तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन सरकार की जो नीति निर्देश है उसको देखते हुए यह समझ में तो ज़रूर आ रहा है कि आपको मौका मिलेगा। कौन कौन शामिल हो सकता है, ये बहुत मज़ेदार बात है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि छठे चरण में देखा जाए तो बिहार ही नहीं, भारत के सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था शिक्षक बहाली में। जितने वेटेज के साथ बिहार के अभ्यर्थी थे उतने ही वेटेज के साथ हमारे अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी को मौका दिया गया था। सिर्फ कैटेगरी का लाभ नहीं दिया गया। बाकी जनरल में वो, क्योंकि जाहिर सी बात है अन्य राज्य में अगर वो ओबीसी में है तो बिहार में वो जनरल ही में रहते थे, एसटी एससी में है तो भी वो जनरल ही में आकर लड़ते थे, और हमारे दिव्यांग साथी अन्य राज्य के थे वो भी जनरल में ही आकर लड़ते थे। लेकिन इस बार नियमावली में स्पष्ट रूप से यह लिख दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा वो बिहार के मूल निवासी ही हो, 9, 10, 11, 12 को छोड़कर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 9, 10, 11, 12 में फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है कि अगर जिस सब्जेक्ट में अभ्यर्थी की संख्या बिहार में पर्याप्त रूप से नहीं पाई जाती है तो आगामी जो भी आने वाली नियोजन की प्रक्रिया होगी उस समय हम अन्य राज्य को भी मौका देंगे। तो फिलहाल 7वें चरण में यह मौका किसी भी राज्य को नहीं मिलेगा। 8वें चरण में उम्मीद जताई जा सकती है। तो जो अन्य राज्य के हमारे अभ्यर्थी हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार तो बिहार के ही मूल निवासी को मौका मिलने का जो दिशा निर्देश है बता रहा है। साथ ही साथ एक मुद्दा और बहुत चर्चित है, NIOS से संबंधित। देखिए, जो अभ्यर्थी हमारे NIOS से है, अपने आप को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7वें चरण में आपको मौका मिल रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मामला को देखा जाएगा, उससे सुनवाई होगी और सुनवाई में वक्त लगेगा। अभी एक बात मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, अगर आपका डिग्री का वैलिड करने की प्रक्रिया है, NCTE ने अगर एक पूरी के पूरी गठन टीम करके, मतलब टीम का एक गठन करके अन्य राज्यों का इसमें समायोजित कर पूरी मीटिंग प्रक्रिया को अपनाते हुए अगर आपको वैलिड किया है तो किसी भी कीमत पर आपको बाहर नहीं किया जा सकता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा।
लेकिन अगर सिर्फ आपको एक क्या बताते हैं, एक पेपर पैड पर लिखने के बाद एक मंत्री के रेफरेंस के आधार पर अगर आपको किया गया होगा, तब तो आपको वैलिड नहीं करार दिया जाएगा। बात को मेरी समझिए स्पष्ट तरीके से, क्योंकि एनसीटी ने अगर किया होगा तो अपने पूरे जोर शोर से अपने नियम को बचाने का प्रयास करेगा और उसमें आप सेफ हो जाइएगा। लेकिन अगर एनसीटी ने उसमें अपना योगदान नहीं दिया होगा तब तो मुश्किल है। तो इसलिए मुझे जहां तक लगता है, मेरा अपना रिसोर्स जो कहता है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही सब काम चल रहा है, इसलिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मौका मिलेगा, आप सत्वचरण के लिए वैलिड हैं, और बिल्कुल मुस्कुराइए, टेंशन बिल्कुल मत पालिए। आगामी जो भी प्रक्रिया आएगी उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो भी बहाली हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं झेलना पड़े। तो मेरे साथियों, ये तमाम अपडेट लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित था। कुछ एक विशेष अपडेट भी जो है वो मैं बहुत जल्द आप सबके सामने लेकर आऊंगा। देखिए, नियमावली तो आने वाली है, ये बात समझ लीजिए। नियमावली नहीं आएगी तो सरकार अपनी खिल्ली नहीं उड़वाएगी, और सरकार में भूचाल बहुत चल रहा है। अगले वीडियो जब मैं उपस्थित करूंगा आपके सामने, तो मैं सरकार से संबंधित प्लस आपके मेरिट से संबंधित दोनों जानकारी मैं दूंगा। तो थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, और मैं बिल्कुल आपके सामने प्रयास पूर्वक मैं बेहतर लाने का प्रयास करूंगा। तो मैं, मेरे साथी, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और मेरिट में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है सटीक जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।